नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज। आईएएस 2023 का प्रश्न पत्र देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 31, किस संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है? राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2017 या 2019 या 2021 या नया था। देखिए, इस 2021 जो संशोधन किया गया था, इसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया और इसके अलावा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को नामों में परिवर्तन किया गया था। देखिए, चौथा इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, ये 2021 में महिलाओं को आरक्षण 50% आरक्षण दिया गया। पंचायती राज महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी, अब ग्राम सेवकों को ग्राम विकास अधिकारी कहा जाएगा। उनकी भूमिका ग्राम विकास में अधिक सक्रिय होगी। पहले पटवारी और ग्राम सेवक के महत्वपूर्ण पदों से जानते थे, परंतु बाद में ग्राम सेवक, इसको समझ में नहीं आता था कि ग्राम सेवक किस प्रकार की सेवा करते हैं, जिसको बदलकर ग्राम विकास अधिकारी अर्थात गांव का विकास करने वाला जो अधिकारी होता है, जो एनएचएस से रिपोर्ट जो होती है, जो फसलों की रिपोर्ट होती है और मुआवजा वगैरह दिया जाता है, वो सब काम ग्राम विकास अधिकारी करते हैं। अर्थात गांव की जो छोटे से छोटी जानकारियां हैं, वो सेंट्रल लेवल तक पहुंचाने का कार्य का महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में ग्राम विकास अधिकारी का महत्वपूर्ण भाग होता है, महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम का महत्व, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 राजस्थान के ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस अधिनियम के माध्यम से राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाकर ग्रामीण विकास की गति देने का प्रयास किया है। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो कि पर्यटन को लेकर मान लो, या आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्ट एंड कल्चर, उनका कल्चर व्यवस्थाओं को कितना सुधार हो सकता है और उनके महत्वता देने के लिए उनके कल्चर को लोकल लेवल पर। तो ग्राम सेवा अधिकारी ये सब कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा, या दोनों सही है या दोनों गलत है? देखिए, ये दोनों कथन सही है। आंसर दो इसका होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में लोक सेवा आयोग के बारे में बताना है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सही बात है। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। ये सही बात है कि हो सकता है कि राज्यपाल किसी पॉलिटी से या प्रभावित हो तो उसको राष्ट्रपति तक उसको मान्यता दी गई है, ताकि मंत्रिपरिषद, जो सेंट्रल लेवल पे मंत्रिपरिषद है, उसकी आज्ञा, उनके अनुदेशानुसार या सुझावों के अनुसार, हालांकि राष्ट्रपति स्वयं अपना विवेकाधीन जो शक्तियां हैं वो इस मामले में नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्रिपरिषद उनको सलाह देती है कि हाँ आप हटा सकते हैं, तभी उनको हटाया जा सकता है। इस वजह से यह इसमें केंद्र में शामिल हो जाता है, क्योंकि अगर उनको हटाए जाने से संबंधित कोई भी कार्य है तो ये दोनों कथन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आरपीसी, राजस्थान लोक सेवा आयोग जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1949 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से योग्य उम्मीदवारों का चयन करना था, ताकि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुशल और दक्ष अधिकारी उपलब्ध हो सके। आरपीएससी द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षाएं, जिनमें कुछ निम्न प्रकार की: पुलिस सेवा आरपीएस, तहसीलदार सेवाएं, और राजस्थान प्रशासनिक चयन जो आरएस की भर्तियां निकलती है वो भी यही निकालती है, आरपीएससी द्वारा निकाली जाती है। ये क्वेश्चन एक आया हुआ है। तहसीलदार, जो तहसीलदार है ये राजस्व अधिकारी होता है, परंतु इसकी राजस्व विभाग द्वारा नहीं निकाली जाती, बल्कि आरपीएससी द्वारा निकाली जाती है, परंतु राजस्व विभाग में इनकी पोस्टिंग की जाती है। तहसीलदार महत्वपूर्ण सेवा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग आदि अधिकारियों की भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। आरपीएससी की प्रणाली किस प्रकार से? परीक्षार्थियों का आयोजन, अभ्यर्थियों का चयन, भर्ती नियमों के निर्धारण और आरपीएससी का महत्व आपको मेंस में काफी मदद साबित होगी, इसमें पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तहसीलदार की नियुक्ति
होती है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा या राजस्व मंडल द्वारा। ये देखिए वो कृषि तहसीलदार का आ गया, या आरपीएससी इसका सही आंसर है। देखिए इस प्रश्न में कंफ्यूजन कहाँ हुआ था सबको, तहसीलदार की नियुक्ति होती है या राजस्व मंडल द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, परंतु जो परीक्षाएं करवाई जाती है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई जाती है, जबकि नियुक्ति राजस्व मंडल द्वारा की जाती है, क्योंकि जो डेटा वगैरह जो कलेक्शन या फिर वेरिफिकेशन वगैरह जो भी होता है वो सब राजस्व मंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग सिर्फ और सिर्फ परीक्षाएं करवाने का कार्य करता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसमें साक्षात्कार, मेरिट सूची और तहसीलदार के पद की योग्यताएं, तहसीलदार की नियुक्ति कैसे होती है, ये सब तहसीलदार के कार्य। चलो कार्य पढ़ते हैं अब। तहसीलदार के प्रमुख कार्य भू राजस्व संग्रह करना, भूमि अभिलेखों का रख रखाव करना, अर्थात किस किस की रजिस्ट्री हो रही है, किसके पट्टे बन रहे हैं वगैरह, वो सब रख रखाव, भूमि रुखाव तहसीलदार द्वारा ही किया जाता है। भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करना कि कब्जा करना या फिर किसी भी तरह का भूमि से रिलेटेड। राजस्व किसानों का क्रियान्वयन, राजस्व कानूनों का क्रियान्वयन, सॉरी, राजस्व से संबंधित कानूनों का पालन सुनिश्चित करना और करवाना। और ग्रामीण में जो विकास कार्य है ग्रामीण क्षेत्रों में उसको लागू करवाना, अर्थात ग्राम सेवक, पटवारी, ये सब डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं तहसीलदार से। राहत और पुनर्वास कार्य, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और पुनर्वास कार्य इसी से संबंधित होते हैं। और इसका महत्व देखिए, ये मेष के लिए तहसीलदार ग्रामीण क्षेत्रों के सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात प्रतिनिधि भी होता है, और ग्रामीण क्षेत्र लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है। वह ग्रामीण लोगों की समस्याओं को सुनता है और उनके समाधान के लिए प्रयास करता है। तहसीलदार के बारे में आपको सबको समझ में आ गया होगा कि आखिर होता क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2014 में नरपत मल्लोडा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित थी? पंचायती राज, मानवाधिकार, राज्यपाल या लोकायुक्त, या नहीं मालूम? कौन सा इसका सही आंसर है? 1, 2, 3, 4। देखिए चलिए आंसर देते हैं इसका। ये लोकायुक्त से संबंधित नरपत मल्लोडा जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, उसके बारे में देखते हैं। चलो 2014 में न्यायमूर्ति नरपत मल्लोडा जी की अध्यक्षता में मुख्य समिति का गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य बीसीसीआई में पारदर्शिता लाना और सुधार लाने से संबंधित सिफारिशें करना था। और इस समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था। इसका गठन मुख्य रूप से आईपीएल 2013 में कुछ काफी घटनाएं देखने को मिली थी, स्पॉट फिक्सिंग, सट्टेबाजी घोटाले से संबंधित। तो पीआईएल दायर किया गया था, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति का गठन किया था। समिति के प्रमुख कार्य और विषय जिसमें संरचनात्मक सुधार और स्पोर्ट इंटीग्रिटी की, खेल की अखंडता और अन्य टूर्नामेंट से संबंधित सुधारों को बढ़ावा देना या फिर सुधारों को सुनिश्चित करना, खिलाड़ियों और प्रशासकों के नियमों को बदलाव करना और सुधार करना, उनके लिए सुझाव देना और उनके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। इसके परिणाम समिति की सिफारिशों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सुधार लागू किए, जिनमें जो भारतीय क्रिकेट की पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माने गए थे। और समिति में सिफारिशों ने कोलिजियम प्रणाली और बीसीसीआई के कामकाज में बड़े बदलाव किए। कोलिजियम सिस्टम जो आप समझते हैं, न्याय प्रणाली में जो कोलिजियम सिस्टम होता है, जो बड़ा वो या फिर जो अनुभवी या सबसे उम्रदराज, सबसे अनुभवी व्यक्तियों को चुना जाता है कोलिजियम सिस्टम। परंतु ये न्याय प्रणाली के लिए लगभग ठीक है, क्योंकि देश की जनता ज्यादा है, न्याय प्रणाली काफी कम है। सॉरी, न्याय प्रणाली में लोगों की संख्या काफी कम है, परंतु न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें पॉलिटिक्स का दखल अंदाजी करना काफी असंगत कहा जा सकता है, क्योंकि इससे करप्शन भी बढ़ेगा और पॉलिटिशियंस की शक्तियों में कई गुना ज्यादा इजाफा होगा। अगर कोलिजियम सिस्टम सिर्फ और सिर्फ न्याय प्रणाली के लिए तक ही ठीक है, बीसीसीआई में मनमानी कामकाज करवाना, क्रिकेटर्स की पोस्टिंग से रिलेटेड क्रिकेटर्स को चुनना काफी भ्रष्टाचार या हो सकता है, इस वजह से कोलिजियम प्रणाली को हटा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया था।
और दूसरा कथन है राजस्थान निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व लीडरशिप में यह एक सदस्यीय आयोग है। कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? देखिए ये दोनों कथन सही है। भारत के संविधान अनुच्छेद 243 में 1994 में इसके गठन किया गया था, ये सही बात है। राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त को लीडरशिप में ये एक सदस्यीय आयोग है, यह भी सही बात है। जो प्रधान आयुक्त है वही लीडिंग रोल निभाता है, जो कि आदेश और या फिर उनकी शक्तियों का बंटवारा तो किया गया था, परंतु लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ एक को ही दी गई थी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यह एक स्वायत्त निकाय है जिसे संविधान के जो 73वें एवं 74वें 1992 में संविधान संशोधन के तहत राज्य में पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष पारदर्शी रूप से कराने के लिए स्थापित किया गया था। और यह भारत के अन्य राज्य निर्वाचन आयोग की तरह कार्य करता है, राज्य सरकार से स्वतंत्र होता है। इसका गठन 1994 में की गई थी और इस निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में काम करता है, लीडरशिप में काम करता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्रमुख कार्य और जिम्मेदारियां स्थानीय चुनावों को करवाना, जिनमें पंचायती राज संस्थाओं और पंचायत समितियों के, जिला परिषदों के जो सरपंच है, प्रधान है, इन सबके चुनाव करवाना, नगर निकायों का करवाना। नगर निकाय में 3 शामिल होते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। देखिए ये नगर निकाय शहरी निकाय है एक तरह से यूं कहा जाए, और पंचायती निकाय ग्राम से रिलेटेड है, जो कि बिल्कुल आधारित तौर पर आधार माना जाए तो ग्राम पंचायत जिसका सबसे आधार है। ग्राम पंचायत में जैसे वार्ड मेंबर के चुनाव होते हैं और ग्राम सभाएं बिठाता है, वो सब ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, ये बिल्कुल लोकल स्तर पर है। और इसके अलावा जैसे कस्बे होते हैं, कस्बों में पंचायत समितियों का निर्धारण किया जाता है, हालांकि कार्य वही है, ग्राम का विकास करना या शहरों का विकास करना, नालियों से संबंधित, बिजली से संबंधित, इन सब में कार्य करवाना इन्हीं का होता है। ये भी 3 स्तरीय में होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जो कि जिले में होती है, और नगर पालिका भी कस्बे में होती है। पंचायत समिति भी हो सकती, दोनों एक साथ भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ही होना चाहिए या फिर यही हो सकता है। इनके कार्यों का बंटवारा होता है। और एरियाज जैसे पार्षदों का निर्माण करना, ये पार्षद नगर निकाय से संबंधित है, और पंचायत से संबंधित प्रधान होता है, जिससे प्रधान का चुनाव होता है वो, और सरपंच पंचायत समिति में बैठता है, जो कि गांव के लोकल मुद्दों को पंचायत समिति में रखता है। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। चुनाव के कार्यक्रम का तय करना, चुनाव तिथियों की घोषणा करना, नामांकन प्रक्रिया, मतदान और मतगणना का प्रबंधन करना, ये सब इसी राजस्थान चुनाव आयोग का कार्य होते हैं। चुनाव नियमों का कार्यान्वयन, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 ही अभी भी चल रही है और 94 के अनुसार ही कार्य होता है, और नगर निकाय में 2009 की अधिनियम के तहत ही कार्य होता है। पालन सुनिश्चित करना, आचार संहिता लागू करना, मतदान सूची तैयार करना और संशोधित करना, मतदान सूचियों को तैयार करना कि कौन कौन वोट देंगे, कौन कौन नहीं देंगे, और जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको चुनाव चिन्ह को सुनिश्चित करना भी इसी का कार्य होता है। विवादों का निपटान करना, चुनाव संबंधी शिकायतों और विवादों का निपटान करना, जैसे कि आचार संहिताओं का उल्लंघन करवाना, या कहीं करप्शन वगैरह की शिकायतें तो नहीं आ रही है, या फिर देखिए ये चुनाव आयोग न्याय प्रणाली से संबंधित कार्य भी कर सकता है उस समय, क्योंकि ऑन द स्पॉट, क्योंकि न्यायालय में जाना लंबित मामले हो सकते हैं, परंतु न्याय सुनिश्चित चुनाव आयोग से संबंधित विवादों का निपटान कर सकता है न्यायपूर्ण तरीके से। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुनिश्चित करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना, यह इसके कार्य होते हैं। और इसके संरचना, स्टाफ मेंबर और अधिनियम, और इसके स्टाफ में प्रशासनिक कार्यों की सहायता के लिए सहायक अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति, जो कि स्कूल टीचर होते हैं, उनकी नियुक्ति, उनके ऊपरी स्तर पर एक IAS अधिकारी जो सहायक अधिकारी होते हैं, उनको नियुक्ति यह निर्वाचन आयोग द्वारा ही की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है और इसका 5 से 65
वर्ष की आयु तक होता है इनका कार्यकाल, जो भी पहले हो। और उनके अधिकार और शक्तियां, संपर्क और मुख्य न्यायालय जो कि जयपुर में स्थित है, और सेवाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध कराते हैं। संबंधित कानून 243 के और 243 जेडे के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है, जो कि स्थानीय निकायों से संबंधित है। उसमें निर्वाचन किस प्रकार से करवाना है, क्या क्या उसकी प्रावधान है, वो अधिनियम द्वारा बनाया गया था, जो कि दायर उनके रूल रेगुलेशन के अनुसार वो कार्य करते भी है। 1994 के पंचायत राज अधिनियम, ठीक है, 2009 नगर निकाय अधिनियम के तहत कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है? देखिए करंट का आ गया, जो कि जोधपुर में इसका सही आंसर है। जोधपुर में किया जाना था, इसकी व्याख्या देखते हैं। 3 मार्च 2023 को राजस्थान सरकार ने जोधपुर में राज्य सूचना आयोग की एक प्रधान पीठ के रूप में स्वीकृति दी गई थी जोधपुर के लिए। इस निर्णय में उद्देश्य में राज्य के पश्चिमी भाग में लोगों के सूचना RTI का प्रभावी क्रियान्वयन, सूचना सेवाओं के सुगम उपलब्ध सुनिश्चित करना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पीठ की स्थापना प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिससे कार्यकाल संचालन के लिए 12 नए पदों और आवश्यक वित्तीय प्रावधानों की स्वीकृति शामिल थी। इन पदों के सूचना आयुक्त, निजी सहायक, रीडर और सहायक सूचना सहायक, वरिष्ठ सहायक 2 पद थे, जो और कनिष्ठ सहायक 3 पद थे, और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 3 पद शामिल थे। साथ ही पीठ के लिए आवश्यक संसाधनों हेतु 20 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी। देखिए प्रिंट इंडिया हिंदी से ये आर्टिकल उठाया हुआ है। और अप्रैल 2024 में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य सूचना आयोग द्वारा एक पीठ की स्थापना, एक विस्तृत विश्लेषण, जिसका उद्देश्य 2024 में सूचना आयोग द्वारा एक कदम उठाने, इस निर्णय के पीछे कारण क्या था? सूचना पहुंच में सुधार करना। इस नई पीठ की स्थापित होने से राज्य के लोगों की सूचना तक पहुंचने में आसानी। हालांकि यह अगर एक ही जगह स्थापित होता है तो कार्य का वर्णन, पूरे राज्य को संभालना और उनको जानकारी देना काफी मुश्किल होता था। तो कि इन पीठ को डिवाइड करने से जनता भी डिवाइड होती है और उनके कार्य का संचालन में आसानी रहती है। उन्हें अब अपनी सूचना से संबंधित शिकायत को दूर दराज के स्थानों तक पहुंचाने आवश्यक नहीं होगी, अर्थात दूरी काफी कम होगी। जैसे राज्य की राजधानी जयपुर तक पहुंचना पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिए काफी मुश्किल होता था, तो उन्होंने उधर भी एक पीठ का निर्धारण किया। ये इसकी व्याख्या उसको पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना के संबंध इस नारे से कोई भूखा न सोए? बाल गोपाल योजना, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, या इंदिरा रसोई योजना, या नहीं मालूम। देखिए इसका सही आंसर है ये इंदिरा रसोई योजना, जो कि रसोई से संबंधित है। और यह 8 रुपए से संबंधित, जो 5 रुपए में नाश्ता, 8 रुपए में फुल प्लेट खाना देती थी। और वसुंधरा राजे की सरकार में ये भामाशाह योजना की नाम जाती है। और अन्न फूड पैकेट, जो कि PDS सिस्टम के तहत कार्य करती थी। और इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, ये शहरी और रूरल दोनों में, रूरल और अर्बन दोनों हिस्सों में ये कार्य करती है। बाल गोपाल योजना, यह आंगनबाड़ी और कई जगहों पर स्कूल दोनों एक साथ भी चलते हैं, तो इस वजह से उन सभी को फायदा मिल सके। बाल गोपाल योजना में के तहत बच्चों को दूध प्रोवाइड करवाना था। ठीक है, चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। ये आखिर है क्या? ये इंदिरा रसोई योजना के तहत है और इसके मुख्य बिंदु खाद्य सुरक्षा, कुपोषण को कम करना, सामाजिक समरसता को बढ़ाना। और लक्ष्य, इस योजना के मुख्य लक्ष्य राज्य में किसी को भी भूखा न सोए। वो गाड़ियां चलती है जो कि अलग अलग स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, अपने एरिया के अंतर्गत कार्य करते हैं, और वो गाड़ियां घूमती रहती है। और जैसे कि किसी हॉस्पिटल या फिर चौराहे पर खड़ी हो जाती है ताकि अधिक से अधिक लोगों को खाना मिल सके। ये लाभार्थी इस योजना के मुख्य रूप से गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। मानवाधिकार आयोग के बारे में, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे।
और दूसरा कथन है वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं। देखिए 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उस समय गोपाल कृष्ण व्यास, हाँ ये इसका सही आंसर है। और मानवाधिकार आयोग प्रावधानुसार एक अध्यक्ष 4 सदस्य है, ये गलत है, अर्थात इसका तीसरा इसका सही आंसर है। चलिए जाके देखते इसकी, मैं इसको स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। ये बार बार में मानवाधिकार आयोग की जो जड़ से लिखना, ये प्री और मेंस दोनों में काम आता है, इस वजह से ये व्याख्या इस प्रकार से व्याख्या की जाती है कि इस प्रकार से लिखा जाता है कि शिकायतों का निवारण, सिफारिशें करना, जागरूकता बढ़ाना, और आयोग की संरचना में क्या कौन कौन है अध्यक्ष, सदस्य, महासचिव। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मुख्य कार्य और अधिकार, जिसमें शिकायत की जांच करना, सरकारी कार्यों की समीक्षा करना, अधिकारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देना, वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करना, सिफारिशें देना, इसके मुख्य कार्य हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? सकल राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध उधार। दूसरा है सकल राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। और तीसरा है सकल राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व घाटा प्लस पूंजी व्यय। चौथा है सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से लिया उधार प्लस विदेशी उधार, तो बाहर से उधार लिया गया है। कौन सा इसका सही आंसर है? 1, 2, 3, 4 या नहीं मालूम? देखिए पहला और तीसरा, जिसमें प्राथमिक घाटा प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध उधार, ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि सकल राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय घाटा, ये इतना सीधा भी नहीं है। और दूसरा और चौथा, दूसरे में देखते हैं कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां नहीं, ये इतना सीधा मामला नहीं है, क्योंकि कुल व्यय में काफी सारी चीजें आती है, जैसे पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, जो लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, FII, DII, काफी सारी चीजें होती है, ये इतना सीधा मामला नहीं है। तो ये चौथा है सकल राजकोषीय घाटा, शुद्ध घरेलू उधार, जो राज्य द्वारा घरेलू उधार लिया गया है, प्लस आरबीआई द्वारा आरबीआई से उधार लिया गया है, प्लस विदेशी उधार लिया गया है। क्योंकि घाटा होता है तो उतना ही उधार लिया जाता है जितना घाटा होता है, तो इसका चौथा इसका सही आंसर है।